हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का। चैप्टर नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। यूजिंग दिस लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल of n turns, radius capital R carrying the current I. Sketch the magnetic field for a circular current loop, clearly indicating the direction of the field. आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले बताना है कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। इसी लॉ के हेल्प से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी सर्कुलर वायर के लिए सेंटर पर, जिसमें n टर्न्स हो, मतलब कि n ऐसे n टाइम्स ऐसे तार उसमें लगा हो, उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बायोट-सावर्ट लॉ रेफर टू एबव क्वेश्चन, मतलब कि पहले क्वेश्चन था उसमें उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, तो बायोट-सावर्ट लॉ का काम है कि कोई अगर वायर है और उसमें करंट है, कोई एक सिंगल वायर है और उसमें करंट है, तो उस वायर के वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो ये है आपको, ये है बायोट-सावर्ट लॉ। सपोज द करंट I is flowing in a conductor and there is a small current element AB। जैसे कि यहाँ से इस तरह से एक वायर है, ऐसे यहाँ तक वायर है और इसमें I करंट मूव कर रही है। तो यहाँ पर A और B एक छोटा सा टुकड़ा है एलिमेंट्री लेंथ जो डेल्टा L है, और ये डेल्टा L जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो करंट के अलोंग, मतलब कि टेंजेंट से होगी। तो ये एंगल हो गया थीटा और ये हो गया आर, ठीक है। और यहाँ से ये जो यहाँ से एक पॉइंट है P, जिसका डिस्टेंस क्या है, आर है। इस करंट एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसमें ये बातें लिखी हुई है। तो लिखा है कि सपोज द करंट I इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एंड देयर इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट AB, ये AB करंट एलिमेंट है, ऑफ लेंथ डेल्टा L। उस AB का जो लंबाई है वो डेल्टा L है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट the magnetic field delta B produced due to this current element at a point P distance R from the element is given by। अकॉर्डिंग टू जो बायोट-सावर्ट है वो कह रहा है कि डेल्टा L के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर R डिस्टेंस पर डेल्टा B है। डेल्टा B इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू डेल्टा L। अब ये कह रहा है कि ये इतना होगा, समझे बात को, ये कह रहे हैं कितना होगा। अब ये कैसे होगा, जो डेल्टा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है। पहले लिखेंगे क्या कि डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, एक इक्वेशन हो गया। फिर लिखेंगे डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर डेल्टा बी 1/r², इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को मिला देंगे तो मिलेगा डेल्टा बी इज इक्वल टू μ/4π, μ/4π। μ/4π एक कांस्टेंट हो गया, I डेल्टा एल साइन थीटा/r², वेयर μ/4π इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, full stop। It depends on the medium between the wire element and point of observer P। mu is also called permeability of medium। ये कहना चाहता है कि μ/4π एक कांस्टेंट है जो फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, और μ/4π या म्यू का जो वैल्यूज है उस मीडियम पर ये डिपेंड करता है कि ये डेल्टा एल और
पी पॉइंट के बीच का मीडियम कैसा है, एयर है, वाटर है, डस्ट पार्टिकल है, उस बात पर डिपेंड करता है। आगे इसमें है इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड बायोट-सावर्ट लॉ। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ करेंट आई एंड लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल, मतलब कि आई डेल्टा एल इज कॉल्ड करेंट एलिमेंट। जैसे कि आई का और डेल्टा एल का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका नाम हम लोग करेंट एलिमेंट देते हैं। करेंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये आई डेल्टा एल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन एलोंग द टेंजेंट होगा। जो करंट बहेगा ना, उस पर जहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करेंगे वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपको आई डेल्टा एल इज कॉल्ड करेंट एलिमेंट, फुल स्टॉप। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज एलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सही है। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन वैक्यूम एयर, then mu is replaced by mu naught, where mu naught is called the permeability of free space or air. Full stop. In SI system, mu 0 is equal to 4 pi 10 to the power minus 7 वेबर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। मतलब कहना ये चाहता है कि म्यू 0/4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 होता है। एयर के लिए जैसे कि μ/4 पाई था ना, तो एयर मीडियम के लिए μ0/4 पाई लिखेंगे। इसके बदले μ0/4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? As the most cases, the medium surrounding and conductor is air. ज़्यादातर मीडियम एयर होता है। देयरफॉर जनरल बायोट-सावर्ट लॉ डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा/r²। ये होगा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एलिमेंट करेंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन टू करेंट एलिमेंट। कहना ये चाहता है कि जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डेल्टा एल, तो डेल्टा एल माने कि इधर है, डेल्टा एल किधर, इधर है, और आर इधर है, तो इस पे और इस पे जनरली मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ऊपर होगा, मतलब कि इस पेज के ऊपर होगा या नीचे होगा। इस तरह से बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर का मतलब। सो इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, सो इन वेक्टर फॉर्म the expression for magnetic field takes the form, इस फॉर्म में आप लिखेंगे, लिख रहे हैं डेल्टा बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0/आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बटे आर क्यू। जब यहाँ पर आर वेक्टर लिखेंगे तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, एक आर लिखना पड़ेगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहीं पे आप इसी को वेक्टर फॉर्म पे अगर बात हो रही है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा आर वेक्टर क्रॉस आर कैप। क्या लिख दिया मैंने, आर कैप, इसको r², और आर जो कैप होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बटे आर होता है। ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आर कैप है तो उसके बदले क्या लिखेंगे, आर वेक्टर बटे आर। तो डेल्टा एल यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर, और नीचे में एक आर और आ जाएगा, पहले से r² है, इसलिए ये इक्वेशन बन गया। तो ये था बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ सिंपली सिंगल कोई वायर है और उसमें करंट बह रही है, तो उस वायर के वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा एल साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और तीसरा नंबर में 1/r² होगा। मतलब कि डेल्टा जो बी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा।
तीनों को मिला कर लेकर चलेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? इसी में ये पहला क्वेश्चन में और भी था कि आपको सर्कुलर वायर के लिए क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और कहाँ पे निकालना है, सेंटर पर निकालना है। तो लिखा हूँ कि द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, फुल स्टॉप, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग द करंट आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहना है कि एक सर्कुलर कॉइल आप मान लीजिए और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट में डायरेक्शन, इसकी रेडियस क्या है, आर है। से O is the center of the coil at which the magnetic field is to be computed। ये जो है O एक सेंटर है, ये वाला सेंटर है, और जिसके जगह पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। The coils may be supposed to be form a large number of current elements। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे इस तरह से वायर लपेट सकते हैं। तो कितने वायर लपेटे हुए हैं, N। तो एक का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा n नंबर ऑफ कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सपोज टू बी फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स, फुल स्टॉप, कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट AB ऑफ लेंथ डेल्टा L अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्त लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट AB एट सेंटर O इज। अब इसमें क्या होगा कि n नंबर ऑफ कंसीडर कर लिए, यहाँ पर हम क्या किए, डेल्टा एल कंसिडर कर लिए, डेल्टा एल, यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया, डेल्टा एल, डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर होगा। अब थीटा कितना होगा, देखिए थीटा कैसे मापेंगे, इधर इलॉन्ग द टेंजेंट, देखिए जैसे टेंजेंट है ऐसे है ना, डायरेक्शन हो गया इलॉन्ग टेंजेंट, ई हो गया रेडियस, तो इसके बीच का ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे 90 डिग्री। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, where theta is the angle between current element AB and the line joining the element to the center O, full stop। Here theta equal to 90 because current element at each point of circular path is perpendicular to the radius। बिल्कुल सही बोल रहा है, कहीं भी लीजिएगा ना तो ये आर वेक्टर, ये टेंजेंट हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एलिमेंट ईच पॉइंट सर्कुलर path is perpendicular to the radius, full stop। Therefore magnetic field produced at O due to current element AB ये आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O इज अपवर्ड। अब देखिए राइट हैंड रूल मैक्सवेल में ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, राइट हैंड थंब रूल, तो ये देखिए इस तरह से बना दीजिए। आज ऐसे इसमें करंट है ना, राइट हैंड ले लीजिए और इस तरह से हाथ को ऐसे देखिए, हाथ है ये, इसको ऐसे मोड़िए, देख रहे हैं, तो एक थंब देख रहे हैं ना, ये मुड़ाव जो है, फिंगर्स जो है उस पर ये थंब क्या है, परपेंडिकुलर है। थंब जो है ये वाली थंब, ये वो परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें फिट कर दीजिए, इसमें ऐसे फिट कर दीजिए, ऐसे फिट करिएगा ना थंब को, तो ऐसे ऐसे आपको फिंगर घूमेगी, इसमें जो चारों फिंगर है उसमें इसे सेट हो जाएगी, और उन चारों फिंगर पर थंब जो होगा बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा, तो यही कह रहा है कि अपवार्ड होगा। ये आप ऐसे सोचिए ना, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा ना कंटिन्यू में, तो ऊपर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझिए, ठीक है। और ऐसे करंट जाएगा तो अंदर हो जाएगा, ये राइट हैंड थंब रूल से ही पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड O इज अपवर्ड perpendicular to the plane of the coil। The direction of magnetic field due to current elements is the same। The direction of resultant magnetic field at the center will be sum of the magnetic field due to all current elements। मतलब कि जितने भी current elements हैं n नंबर ऑफ टर्न से, तो n से आप गुणा, जैसे कि b निकालना है तो जितने भी डेल्टा b है उस सबका सम करेंगे, तो देखिए म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर, तो म्यू 0 कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, आई कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए, आर स्क्वायर बाहर कर दिए, डेल्टा एल वेरी करेगा, तो डेल्टा एल क्या होगा, पूरा एक सर्कुलर लूप के लिए डेल्टा एल कितना होगा, लंबाई 2 पाई आर होगा, बट डेल्टा एल
इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर कोयल, वो कितना होगा 2πr फॉर 1 टर्न्स के लिए, तो यहाँ पर 2πr पुट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू μ0/4πi/r² इंटू 2πr। तो इसको सोल्व करेंगे, पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक r से कट, μ0I/2r। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेंटर पर यही मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं सर्कुलर कोयल के लिए तो μ0NI/2r होता है। हियर करेंट इन द कोयल इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे से घूम रहा था, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोयल अपवर्ड्स, बिल्कुल सही है। बट इफ द करेंट इन द कोयल इज क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज। देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be perpendicular to the plane of the coil downward. Magnetic field lines due to the circular current loop। देखिए इस तरह से अगर लूप है ऐसे ऐसे है ना, तो राइट हैंड थंब रूल इसमें फिट करेंगे, जैसे ये है, ये करंट का लूप है, देखिए करंट है, ये करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, सिंपल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ठीक है। अब ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, पास वाला ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कुलर पत्थर बनाएगा। ये है राइट हैंड थंब रूल, इसमें फिट कर दीजिए ऐसे, है ना, इस तरह से करंट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस स्मॉल ए। एक मतलब इस तरह का, मान लीजिए मोटा सा वायर है, ऐसा वायर है, मोटा वायर है, पेंसिल है ना, पेंसिल इतना मोटा वायर है और उस वायर का रेडियस स्मॉल ए है, क्लियर, ये कह रहा है इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई, फुल स्टॉप, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, फुल स्टॉप, यूज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ to obtain a relation showing the variation of magnetic field B inside and outside the wire with distance small r। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वैरी करेगा, वैरी कैसे करेगा, इस वायर के सतह पर कुछ अलग होगा, इसके अंदर कुछ अलग होगा, सेंटर पर कुछ अलग होगा, इससे बाहर कुछ अलग होगा, तो वही कह रहा है कि वैरी करेगा। इनसाइड आउटसाइड डिस्टेंस आर, जैसे कि आर लेस देन इक्वल टू ए हो, तो इसका मतलब है कि वो अंदर के तरफ है या सतह पर है। आर ग्रेटर देन ए मतलब कि सतह से बाहर है, ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, फुल स्टॉप। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वायर, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द नेचर ऑफ दिस वेरिएशन। तो कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ये ए पार्ट में है ना, बड़ा सा क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A/2, मतलब इन साइड एबव द सरफेस ऑफ द वायर, नहीं एबव द सरफेस ऑफ द वायर मैंने आउटसाइड हो गया, ऑफ द वायर एट दैट पॉइंट A/2 बिलो द सरफेस, मतलब कि अंदर में A/2 पर, अब बाहर सतह पर भी A/2 पर, सतह के बाहर A/2 पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ दिस वायर, तो हम लोग पढ़ेंगे सतह पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, तो हम क्या किए कि कंसीडर कर लिए, एक वायर कंसीडर करिए, देख रहे हैं ना ऐसे एक वायर, इसकी रेडियस कितना मान लें ए, और ये करंट है, देख रहे हैं ना, यूनिफॉर्म करंट इस तार में बह रही है, ये वायर है, इस वायर में यूनिफॉर्मली करंट से बह रही है। देखिए अभी ये बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट थिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन निकालना है। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई, suppose that the current is uniformly distributed over whole cross section of wire, the cross section of wire is circular, full stop, current per unit cross sectional area। अब यहाँ पर समझिए, ये वायर है, अब इसमें यूनिफॉर्मली चारों तरफ क्या कर रहा है, आई करंट भेज दिया, इसके रेडियस कितना आई है, आई रेडियस है,
तो अब हम एक फार्मूला निकाल रहे हैं क्या, कि करंट निकाल रहे हैं पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया तो इसका एरिया क्या होगा, सेक्शन, रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर होगा। तो एक हम निकाल दिए क्या, यहाँ पर देखिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर सर्कुलर, द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के करंट अगर होगा तो आई, स्मॉल आई इज इक्वल टू कैपिटल आई बटे पाई ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ग्रेटर देन ए, मतलब कि आर जो है, आर वो ए से भी बड़ा हो, है ना, तब के लिए आर ग्रेटर देन ए। वी कंसीडर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर ग्रेटर देन ए, मतलब कि आउटसाइड की ये बात कर रहा है, मतलब कि सरफेस से बाहर की बात कर रहा है। तो देखिए, तो ये वाला डायग्राम ये कंसीडर कर लिया एलिमेंट्री पार्ट इसका, ये हो गया रेडियस ए, और ये वाला पॉइंट कहाँ है, पी है, तो ये आर है, देख रहे हैं ना, आर बाहर की तरफ है। ठीक, तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं, वी कंसीडर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर ग्रेटर देन ए है, पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट पी, concentric with circular cross section of wire, full stop. By symmetry, the state of magnetic field at every point of circular path is same and the direction of magnetic field is tangential to the path of every point. So integral of magnetic field be around the circular path। तो ये कहना ये चाहता है कि जैसे ये वायर है, ये स्ट्रेट है, इसमें करंट इधर जा रही है, इधर ऐसे, तो इस वायर के चलते इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो थंब जो है ना, थंब करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और फिंगर जो है, फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, ऐसे से गोल गोल घूमेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप बनाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, बी इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बटे 2πd। जैसे यहाँ पर अगर इसके चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ना, तो फार्मूला होगा, स्ट्रेट वायर के लिए फार्मूला होता है बी बराबर, स्ट्रेट वायर के लिए बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बटे 2πd। आई क्या है, वायर में करंट है, और डी क्या है, वायर से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी वेक्टर डॉट डी एल। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो कैलकुलेट किया जाता है यही तरीका है, बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, पर पहले हम क्या निकालते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी और डी एल, बी और डी एल हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो थीटा हो गया 0, तो बी और डी एल के बदले क्या लिखेंगे, 2πr, पूरा एक राउंड का लेंथ कितना होगा, 2πr। करंट इनक्लोज्ड बाय पाथ, अब ये करंट, ये जो पाथ है वो करंट कितना इनक्लोज किया है, आई, टोटल करंट इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर आई, आई है करंट, ओके, बाय एम्पियर सर्कुलर, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज बाई पाथ, तो बी इंटू 2πr, ये कितना है, बी इंटू 2πr म्यू जीरो आई, बी बराबर आ गया म्यू जीरो बटे 2πr, यही फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मान इस पॉइंट पर यही होगा। दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करते थे, वो यही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, इसी वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ओके। अब देखिए, ये पहला निकाल दिया हमने, पहला निकाला है कि जब आउटसाइड होगा तो इतना होगा। अब सवाल है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट मैंने आर लेस देन ए, कंसीडर अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर लेस देन ए, मतलब कि अब अंदर में हो गया, ये बाहर था, अब देखिए ये वाला था रेडियस ए, ये वाला रेडियस ए है, और उसके अंदर में आप आ गए स्मॉल आर, यहाँ पर क्यू पॉइंट है, पासिंग थ्रू अ इंटरनल पॉइंट क्यू, concentric with circular cross section of the wire, full stop. In this case, the assumed circular path enclosed by a path
of current carrying circular cross section of the wire. Current included by path, the current per unit cross section into cross section assumed to be circular path. ठीक है, तो देखिए करंट इनक्लोज कैसे निकालते हैं, तो करंट इनक्लोज जो निकालते हैं वो करंट पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन कितना निकाले थे आप निकाले थे आई, निकाले थे स्मॉल आई, और क्या लिखे थे आई बटे पाई ए का स्क्वायर, ऐसे लिखे थे। तो क्या लिखा हुआ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, इसका वैल्यूज क्या है ये रहा, इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ एज्यूम्ड सर्कुलर पाथ, और उसके बाद ये वाला क्रॉस सेक्शन एज्यूम किए हैं तो इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए क्या लिखा हूँ आई इंटू पाई आर स्क्वायर, और आई के बदले ये वाला वैल्यूज है, ये करंट आ गया। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो करंट बच्चे फ्लो कर रहा है वो ये वाला करंट है। तो फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल करेंगे, करिए। बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है फार्मूला, बी वेक्टर डॉट डी एल इंटीग्रेशन म्यू जीरो करंट इनक्लोज बाई पाथ। तो करंट इनक्लोज बाई पाथ, इसमें कितना करंट, ये रहा करंट। तो क्या लिखेंगे, पूरा लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो 2πr हो जाएगा, बी 2πr म्यू जीरो आई इंक्लोज ये वाला वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे, b बराबर म्यू जीरो आई आर बटे 2π ए स्क्वायर। देख रहे क्या आ रहा है। अब अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है। आप देख रहे हैं b बराबर म्यू जीरो आई आर, मतलब कि r जितना ही बढ़ेगा, ये r जितना बढ़ेगा फील्ड उतना ही बढ़ेगा। सतह पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, घटने लगेगा। अब इसी को हमको क्या करना है, डायग्राम के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर लिखा हो कि क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये स्मॉल आर की वजह से। एट सरफेस ऑफ सिलेंडर आर बराबर ए, ठीक है, द सो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस ऑफ द आर, फिर उतना ही आ जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू है। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी विथ distance r from the axis of the wire for internal and external points shown in the figure। देखिए यही है, ये सरफेस पर सबसे ज़्यादा है, देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन जाएगा, कहाँ तक जाएगा, सरफेस तक। सरफेस पर रेडियस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर ए पुट कर देंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, और उसके बाद लगातार क्या होगा, घटेगा। कर्व है तो ये हो गया ग्राफ बी वर्सेस आर का। बी पार्ट में था बी पार्ट में था कि आउटसाइड का म्यू जीरो आई बटे 2πr, ये था फार्मूला आउटसाइड। लेकिन आउटसाइड में आर कितना था, a/2 बाहर था, तो ए तो सतह तक हो गया ना, म्यू जीरो आई और 2π, ये तो सतह तक हो गया, और सतह से बाहर a/2 इतना हो गया ना। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं म्यू जीरो आई बटे 2π ए। बी इन साइड का फार्मूला देखिए ए है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू जीरो आई, और आर के जगह पर क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे, और डिवाइडेड बटे 2π ए स्क्वायर। तो म्यू जीरो इंटू आई a/2 डिवाइडेड बटे 2π ए स्क्वायर, तो म्यू जीरो आई बटे 4π ए हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस गिवन बाई बी, आउटसाइड नहीं है, बी ऑन है, ये गलत लिखा है, आउटसाइड नहीं, बी ऑन सतह पर, म्यू जीरो आई बटे 2π ए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स लॉ को डिफाइन करना है।
Find expression for the magnetic field at a point on the axis of long solenoid with closely wound. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सोलनॉइड। सोलनॉइड में क्या होता है कि जैसे यही एक मटेरियल है, सपोज दैट ये पेंसिल, इसमें बहुत सारे क्या कर दिए आप वायर को लपेट दीजिए और उस वायर में करंट सप्लाई कर दिए और उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलनॉइड। काफ़ी आसान है, कठिन नहीं है, पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये है आपको इस तरह से कोई एक मटेरियल है जिसमें वायर को ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है और इस लपेटे हुए वायर में करंट सप्लाई कर दिए। इस करंट के चलते इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मतलब कि यहाँ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको आप नॉर्थ पोल नाम दे देंगे और इसके अंदर जा रहा है तो उसका नाम साउथ पोल दे देंगे। ऐसा है। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग वायर, कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर होता है, वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज पैक्ड हेलिक्स कैरिंग करंट। मतलब कह रहा है कि उस वायर में काफ़ी हम लोग वायर को लपेट देते हैं जो उसमें करंट होता है। टू कंस्ट्रक्ट अ सोलेनॉइड a large number of closely packed turns of insulated copper wire are wound on a cylindrical tube of cardboard और चाइना क्ले। कार्डबोर्ड पर उसको फीड कर देते हैं, लकड़ी पे फीड करते हैं। When an electric current is passed through the solenoid, a magnetic field is produced within the solenoid. अब इसमें क्या करते हैं कि इस तरह से जब करंट इसमें पास कराते हैं सर्कुलर वायर में तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विद इन द सोलेनॉइड। फुल स्टॉप। इफ द सोलेनॉइड इज लॉन्ग एंड सक्सेसिव insulated copper turns have no gaps, then the magnetic fields within the solenoid uniform with the practically no magnetic field outside। ये कह रहा है ना, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर में स्ट्रेट होता है और यूनिफॉर्म होता है, द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है, ये कह रहा है। ओके, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड में नहीं होती है। The reason is that solenoids may be supposed to be form a large number of circular current elements. The magnetic field due to the circular loop along its axis and current is upper and lower straight parts. Solenoid is equal and opposite. Full stop. Due to this magnetic field in direction perpendicular to the axis of the solenoid is zero, and no resultant magnetic field is along the axis of the solenoid. ये कहीं कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एलोंग डायरेक्शन होगा, इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? स्मॉल एन है। सोलेनॉइड I एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B बराबर म्यू जीरो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपको B इज इक्वल टू म्यू जीरो NI होगा, जहाँ पर नंबर कैपिटल N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, L जो है लेंथ ऑफ द वायर है, तो स्मॉल n बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पर पुट कर देंगे म्यू जीरो कैपिटल NI बटे L। अब इसको हम लोग डेरिवेशन करना चाहते हैं, तो डेरिवेशन में देखिए कुछ डायग्राम यहाँ पर है। इस तरह से डेरिवेशन किया गया है इसमें कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसमें एज्यूम कर लिए हैं, ऊपर वाला जो डायग्राम था उसी से एज्यूम किए हैं। इस तरह से करंट एलिमेंट एज्यूम किए हैं, यहाँ से यहाँ तक L है, ये L लंबाई है, फिर ऐसे लूप चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसे। तो इसी में हमको बायोट-सावर्त लॉ का इस्तेमाल करना है, जबकि इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? P है। तो बायोट-सावर्त लॉ इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस लूप में, ये लूप जो है ना, इसी लूप में देखिए यहाँ पर डेरिवेशन में कंसीडर अ सिमेट्रिकल लॉन्ग सोलेनॉइड
having number of turns per unit length equal to n. Let I be the current flowing in the solenoid. Then by right hand rule, the magnetic field is parallel to the axis of the solenoid. Field outside the solenoid, consider a closed path A B C D. इसे यहाँ पर है ना, इसको कंसिडर कर लिया A B C D, इस तरह से path. Applying ampere circular torque to this path, close integration B vector dot dl is equal to mu 0 into 0. ये हमने माना है इसमें. Since no current closed path is 0, dl not 0, तो b 0 हो जाएगा. जब उसमें कोई करंट नहीं रहेगा तब की ये बात कर रहा है. दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0. मतलब कि आउटसाइड में आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, क्योंकि आउटसाइड में करंट ही क्या है, 0 है. तो बी क्या होगा, 0 होगा. फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, कंसीडर अ क्लोज पाथ पी क्यू आर एस. जो ये कैलकुलेट किए थे ना, ये पी क्यू आर एस, तो इसमें आप करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, लेकिन इधर होगा. तो इसे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए पी क्यू आर एस में, तो इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी वेक्टर डॉट डी एल. तो कैसे लिखेंगे, पी से क्यू जाएंगे, पहले पी से क्यू जाएंगे, फिर क्यू से आर जाएंगे. इसे यहाँ ना पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, इस तरह से कवर करेंगे. तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल में पहले पी से क्यू बी डॉट डी एल प्लस क्यू से आर बी डॉट डी एल, आर से एस बी डॉट डी एल, एस से पी बी डॉट डी एल, ऐसे होगा. फॉर पाथ पी क्यू बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. जैसे पी क्यू में, फॉर पाथ पी क्यू बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर सेम है. जैसे पी है क्यू है, तो आप जा भी इधरे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी इधरे है, तो इसी का होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि आप जा रहे हैं इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो इसका 0 हो जाएगा. क्योंकि बी और डी एल दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसका 0 मान हो जाएगा. यहाँ पर देखिए आर से जब एस जाइएगा तो यहाँ फील्ड ही 0 है. यहाँ देखिए एस से पी जाइएगा तो यहाँ पर क्या है कि एस से पी अब आ रहे हैं नीचे, अब फील्ड कहाँ, इधर, तो परपेंडिकुलर हो गया, 0 हो गया. तो डॉट वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर का 0 होता है. तो ओनली जो फील्ड होगा वो इसी में होगा, पी और क्यू में. इसकी लंबाई एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें करंट कितना था, आई. तो यहाँ पे हो गया, फॉर यही लिखा हो, फॉर पाथ पी क्यू बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में है तो पी क्यू बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी डी एल यानी बी एल हो जाएगा. ओके ओके. फॉर पाथ पी क्यू फॉर पाथ क्यू आर एस पी बी वेक्टर एंड डी एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो क्यू आर बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर एस से पी बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर बी डी एल कॉस 90, 0 हो गया. फॉर पाथ आर एस बी ही 0 है जो आउटसाइड में था, सिंस फील्ड इज 0 आउटसाइड सोलेनॉइड, तो ये लिखेंगे बी डॉट डी एल बराबर 0. इट व्यूज ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल बराबर पी क्यू वाला सिर्फ होगा और बी इंटू एल हो जाएगा. बाई एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई नेट करेंट इनक्लूड बाई द पाथ. तो यहाँ पर बी इंटू एल लिखेंगे, म्यू 0 एन आई एल लिखेंगे इंटू आई, एल से एल कट जाएगा, ये बच जाएगा. देख रहे हैं आप, दिस इज वेल नोन एज ए रिजल्ट. तो बी बराबर म्यू 0 आई एन. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड इन साइड जो रिजल्ट होता है वो बी इक्वल टू म्यू 0 एन इंटू आई होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लियर. बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर आएगा. डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम. कह रहा है कि कोई करंट कैरिंग वायर है
और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा करंट कैरिंग वायर पर। तो उस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। पहली बात देखिए, ये करंट कैरिंग वायर हो गया, इसकी लंबाई L हो गई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट का आएगा इधर आएगा, उल्टा करंट आएगा। ओके, तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन का मोशन का इधर, ये जो डायरेक्शन है किसका है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। और ये किसका डायरेक्शन है, ये है डायरेक्शन आपको बी का। तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, तो बी और इसके बीच, इस लाइन के बीच थीटा एंगल है, तो करंट और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, देख रहे हैं ना, 180 माइनस थीटा। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पाई माइनस थीटा लिख दिया। ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन दिस बेसिस ऑफ द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। Consider a metallic conductor of length L, cross-sectional area A, placed in uniform magnetic field B, and its length makes an angle theta with the direction of the magnetic field B. The current in the conductor is I. ये कह रहा है कि कंसीडर करिए एक वायर, उसकी लंबाई L है, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसके लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के एंगल थीटा है, ठीक है। According to free electrons model of metals, the current in a metal is due to the motion of free electrons. When a conductor is placed in magnetic field, the magnetic field experiences a force on every free electron. The sum of the forces acting in all the electrons is the net force acting on the conductor if Vd is the drift velocity of free electrons. Vd is the free electron drift velocity of free electrons. Then ये वाला फार्मूला याद है आपको, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, a क्रॉस सेक्शनल एरिया, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I करंट। करंट में आपको बताया था ये फार्मूला, ये फार्मूला आपको मिल गया यहाँ पर। ओके, कौन क्या है ये लिखा हुआ है, वेयर n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इनटू वॉल्यूम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच एलिमेंट। फोर्स क्या होता है, फार्मूला, फार्मूला बराबर एक लिखते हैं, फार्मूला F बराबर Q V B और साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं, F बराबर Q V B साइन थीटा। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ VD एंड B। जो F होता है ना, V पे और B पे परपेंडिकुलर होता है, साइन थीटा जब भी आएगा तो ऐसा मैटर आता है। Its direction is perpendicular to both VD and B. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एरिया गुणा लेंथ होगा, क्लियर है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितना होगा, इतना होगा। क्योंकि स्मॉल n बराबर जो होता है कैपिटल N बटे वॉल्यूम होता है, तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एरिया गुणा लेंथ, यही लिखा है, कोई दिक्कत। नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच कंडक्टर, F बराबर फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन देखो लिख रहे हैं, ये वाला वन इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला, तो ई भी डी बी साइन थीटा, देखिए ये वाला फोर्स यहाँ आ गया। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन डेंसिटी हो गया, एरिया इंटू एल, तो ये फार्मूला आ गया। इसको पता क्या बोलेंगे, इसको आई बोलेंगे, करंट आई हो गया ना ये, तो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, तो एफ इजिकल टू हो गया आई एल बी साइन थीटा। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन वेक्टर फॉर्म। अगर कोई ए लेंथ का वायर है और बी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस वायर में करंट आई है, तो उस वायर पर फोर्स जो लगेगा एफ वेक्टर इजिकल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी। फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 90 पर फोर्स मैक्सिमम होगा। दैट इज व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर
straight parallel conductors carrying steady current I1 and I2 separated by a distance d। ये कह रहा है कि दो आपके पास वायर है, एक इस तरह से वायर है और एक वायर ऐसे है, और दोनों में करंट फ्लो कर रही है, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वायर एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दोनों में करंट सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अगर दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसी बात को हम लोग पढ़ना है और इसका रिजल्ट डेराइव करना है। ओके, if the currents are flowing in the same direction, so the magnetic field set up in one produce an attractive force on the other, obtain the expression for this force, hence define 1 ampere। उसके बाद कह रहे कि 1 ampere क्या होता है, ये भी डिफाइन करना है। या derive the expression for the force per unit length between two long straight parallel current carrying conductors, hence define SI unit of current ampere। okay, suppose two long thin straight conductors wires PQ and RS, नाम है PQ and RS, दो वायर्स है, are placed parallel to each other in vacuum मैंने एयर करंट कैरिंग्स I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो करंट है वो I1 है, इसमें जो करंट है I2 है, दोनों पैरेलल में रखा हुआ है वैक्यूम में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन द करंट इन द वायर आर इन द सेम डायरेक्शन दे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव फोर्स, एंड व्हेन द करंट एलिमेंट्स एंड अपोजिट डायरेक्शन एक्सपीरियंसेस रिपल्सिव फोर्स। कह रहे हैं ना कि अगर दोनों वायर में सेम करंट जा रही है, मैंने सेम डायरेक्शन में करंट है, तो पता चला कि फोर्स अट्रैक्टिव है, और अपोजिट में जा रही है तो पता चला कि फोर्स क्या है, रिपल्सिव है। लेट अ कंडक्टर PQ and RS carrying the current I1 and I2 in same direction and placed at separation R, consider a current element AB of length delta L of the wire RS, then magnetic field produced by the current element conductor PQ at a location of other wire RS। ये कह रहा है कि आपको डेल्टा L पहला वाला वायर में जो करंट I1 है, PQ वायर में करंट I1 है, वहाँ पर एक डेल्टा L एलिमेंट्री पार्ट लिए तो जो फोर्स दिखाई दिया वो किधर आ गया, टुवर्ड्स द वायर आ गया। एक दूसरा RS है, उसमें I2 करंट है, उसमें डेल्टा L एलिमेंट्री पार्ट लेकर, है ना, फोर्स को हम कैलकुलेट करने की कोशिश किए तो बाहर की तरफ लगा। तो B1 बराबर होगा μ0 I1 बटे 2πr। ये क्या है, ये है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड रूल, राइट हैंड palm rule नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ B1 विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जब कोई वायर स्ट्रेट होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसी वायर पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, each elements other experiences forces। The direction of current element is perpendicular to the magnetic field, therefore magnetic force on the element AB of length delta L है। एक वायर है, इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप निकालिएगा तो ये वाला मिलेगा ना, B बराबर μ0 I1 बटे 2πr। इसके वजह से, इस वायर की वजह से यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए R डिस्टेंस पर। अभी पढ़े थे ना, या कोई स्ट्रेट वायर है और उसके चलते किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा ना इन्फाइनेटली लॉन्ग के लिए, तो B बराबर μ0 I बटे 2πr होगा। तो इसमें करंट I1 है तो यहाँ करंट I1 हो जाएगा, डिस्टेंस 2πr है। इसके पहले जस्ट पढ़े कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे ये वायर हो गया, I2 हो गया, ये I2, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें करंट क्या है, I2 है, तो इस पर फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो डेल्टा F इसका मान लीजिए कि एलिमेंट्री फोर्स हो गया, स्मॉल फोर्स हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B1 I2 डेल्टा L sin 90। तो B1 क्या होगा, इसका यहाँ पर फील्ड होगा, इसमें करंट किसका होगा, I2 होगा।
देखिए V1I2 डेल्टा एल साइन 90, μ0 I1 2 पाई r I2 डेल्टा एल। टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टिंग ऑफ द एल लेंथ विल बी, ये वाला आएगा, देख रहे हैं इसको डेल्टा एल। तो याद रखेंगे फोर्स का फार्मूला μ0 I1 I2 बटे 2 पाई r इंटू एल। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो पर यूनिट लेंथ अगर कंडक्टर का फोर्स निकालना चाहते हैं तो आपको मिलेगा कैपिटल F बटे एल, μ0 I1 I2 बटे 2 पाई r, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। बहुत आसान है, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए और उस फील्ड में इसका करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। F बराबर IL भी पढ़े थे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी टुवर्ड्स PQ, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। इसका जो फोर्स लग रहा है इस पर वो इधर लगेगा, इसके वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। इसमें क्या है कि इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये रिपल्सिव होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट होगा तो फोर्स रिपल्सिव, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो फोर्स होगा। ऑन द अदर हैंड इफ द करंट I1 एंड I2 इन वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्स विल बी रिपल्सिव, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ईच केस रिमेन्स द सेम, प्रत्येक केस में जो फोर्स होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफिनीशन ऑफ SI ऑफ करंट एम्पियर, मैंने 1 एम्पियर का डेफिनीशन। इन SI सिस्टम अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट एम्पियर इज डिफाइंड एज्यूम टू बी force between the two current carrying wires is as standard. The force between the two parallel current carrying conductors is separation R is, ये होता है ओके। I1 I2 बराबर 1 एम्पियर, R बराबर 1 मीटर और F बराबर जब इतना कंसीडर करेंगे तो 1 एम्पियर डिफाइंड होता है। 1 एम्पियर इज द करंट विच फ्लोइंग इन ईच ऑफ द पैरेलल कंडक्टर्स प्लेस्ड एट सेपरेशन 1 मीटर इन वैक्यूम, फोर्स एक्सर्टेड इतना 1 मीटर लेंथ ऑफ आइदर वायर। तो ये इम्पोर्टेंट था और ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन कठिन नहीं होगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।